हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है और आज मैं लेकर आई हूं इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। राइट, तो चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, मतलब पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आपको पता है हम कैसे करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी, ऑप्शंस बताऊंगी और आपके पास होंगे सिर्फ 5 सेकेंड हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखने के लिए। उसके बाद हम टोटल देखेंगे कि किस बच्चे के आउट ऑफ कितने सही हुए हैं और वो रहेगा हमारे आज के मल्टीपल सेशन का विनर। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें बेटा। आज का पहला क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल इज। तो क्रैब साइकिल को और हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किसी ने क्रैब साइकिल नहीं सुना होगा तो उनको मैं इनका निकनेम और घरेलू नाम भी बता देती हूँ। क्या है क्रैब साइकिल को? और हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और हम कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में TCA। और क्या नाम है इसका? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। राइट, तो इनका कहना है इस साइकिल का, क्रैब साइकिल का या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का या सिट्रिक एसिड साइकिल का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर या मीथेन या ATP या नन ऑफ दी अबव। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। तो बेटा हमने देखा है हम क्रैब साइकिल क्यों चलाते हैं। क्रैब साइकिल किस में चलती है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन में या एरोबिक कंडीशन में क्रैब साइकिल चलती है। और ये क्यों चला रहे हैं हम? ATP के प्रोडक्शन के लिए। राइट, तो इसका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा? ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जो है वो इसका मेन या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा। राइट, कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन C था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपके पहला क्वेश्चन तो सही ही रहा होगा, है ना? सभी का पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। जो बच्चे वाटर सोच रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा संभल जाए, वाटर मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उससे पहले आप आंसर चेक कर लीजिए, ATP हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म्स अ 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर कंबाइनिंग विथ। भाई ऐसा कहाँ होता है, ये कब चलता है? तो हमने क्या पढ़ा था बेटा कि पायरुविक एसिड जो होता है, क्या होता है? पायरुविक एसिड कहाँ बना? साइटोसोल में। ये पायरुविक एसिड जो है कहाँ जाता है, जल्दी बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाकर ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। क्या सभी का दिमाग खुला? जल्दी बताइए, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? लिंक रिएक्शन, है ना। तो यहां पर हमारा जो पायरुविक एसिड होता है ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है मैम? 3 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 2 कार्बन कंपाउंड। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल में। किस में पार्टिसिपेट करेगा? क्रेब्स साइकिल में। तो इनका कहना है एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर कंबाइनिंग विथ। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं किसको? जल्दी बताइए। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये बनता है सिट्रिक एसिड, बनता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बाद क्या बनता है? आइसोसिट्रिक एसिड। सिंपल वाली बता रही हूं मैं, आपके एनसीईआरटी के हिसाब वाली, और हमने पूरी डिटेल वाली तो ऑलरेडी पढ़ी है क्रेब्स साइकिल में। आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, उसके बाद क्या आएगा? यहां पर आएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर आएगा आपका सक्सिनिक एसिड, फिर आएगी आपकी फ्यूमेरिक एसिड, फिर आएगा आपका मैलिक एसिड, और ये रहेगा आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, राइट। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है ये कंबाइन करता है किससे? एसिटाइल कोएंजाइम ए से, और बनाता है सिट्रिक एसिड। और हमारा सिट्रिक एसिड जो है ये कितना होता है बेटा? 6 कार्बन कंपाउंड। क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है 4 कार्बन कंपाउंड। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कंबाइन करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और बनाता है 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज आपका सिट्रिक एसिड, राइट। तो उन्होंने यही कहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? सिट्रिक एसिड या सिट्रेट की। किसकी बात कर रहे हैं? सिट्रिक एसिड या सिट्रेट की, और हम इसे क्या कहते हैं? सिट्रेट, राइट। और आप कह रहे हैं आफ्टर कंबाइनिंग विथ, ये 6 कार्बन कंपाउंड किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? किसके कंबाइनिंग से बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, तब बनता है 6 कार्बन कंपाउंड, राइट। ये भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये हमारा 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ये हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ये हमारा 4 है, और ये भी हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होता है, राइट बेटा। तो यहाँ पर किससे कंबाइन कर रहा है? जल्दी बताइए। आपने तो सभी ने पहले ही आंसर लगा दिया होगा, है ना। तो किससे कंबाइन करेगा? बताइए। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। किससे कंबाइन करेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। तो कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन डी है? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रेब्स साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल लिखा होगा कहीं, ये हमारी क्या है? क्रैब साइकिल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोटॉन एक्यूमुलेशन ऑन द डैश इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटॉन का, प्रोटॉन मतलब क्या होता है? H प्लस होता है। क्या होता है? H प्लस। प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस, राइट। जैसे कि मैं बात करूं NADH या FADH2, तो NADH जो होगा या FADH2 जब होगा
ये क्या होगा बताइए, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये किसके फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा, FAD+ के फॉर्म में, राइट। और क्या निकलेगा बताइए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेंगे बाहर, क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो हमें यहाँ पर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकेज है ये कहाँ पर हो रहा है बताइए, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में टूट रहा है, कौन टूट रहा है बताइए, मतलब FADH2 या NADH जो है इसका ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इंटरमेम्ब्रेन स्टेन जो है वहां पर मैट्रिक्स में, या बताइए कहाँ, आउटर मेम्ब्रेन पे या इनर मेम्ब्रेन पे, जल्दी बताइए। आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। तो देखिए बेटा, हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 2 3 4 5, होता क्या है, यहां पर हम क्या कराते हैं, NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन कराते हैं, राइट। क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जो हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओके। अब यहां पर हो क्या रहा है बेटा, यहां पर जब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम NADH का, FADH2 का, तो यहां पर निकलता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कहां पर ब्रेक हो रहा है, NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स से जो कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो होता है वो प्रोटॉन को पंप करेगा कहां पर, हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो प्रोटॉन को पंप करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, राइट। तो यहां पर एक्यूमुलेशन कहां हो रहा है, इकट्ठा कहां हो रहा है प्रोटॉन, बताइए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहां पर हो रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इनका कहना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यूजुअली रिफर टू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है वो किस में होता है, जल्दी बताइए। एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP, सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोडक्शन ऑफ ATP, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या नन ऑफ दी अबव, जल्दी बताइए किस में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब। एनएरोबिक प्रोडक्शन, यहां पर एरोबिक नहीं है, याद रखना क्या है, एनएरोबिक, यहां पर सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और नन ऑफ दीज। तो किस में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी क्या है, एनएरोबिक कंडीशन में क्या होना, फर्मेंटेशन होना, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है किसमें, एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ ATP में। तो यहां पर सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये किसका स्टेप है, किसकी पाथवे है बताइए, एरोबिक रेस्पिरेशन की। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाय, राइट। इनका कहना है प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन, किसकी प्रोसेस, सेल रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है इज कैरीड आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, या नन ऑफ दी अबव। कहाँ होती है सेल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्या क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्या न्यूक्लियस में होती है, या कहीं पर नहीं होती, जल्दी बताइए।
बेटा हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या होती है, बताइए। क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, राइट, यहीं पर होती है क्रेब्स साइकिल। एंड ईटीएस, राइट। और ये क्या है, रेस्पिरेशन की क्या है, पाथवेज है, रेस्पिरेशन की पाथवे है। तो यहां पर ये चीजें हो रही, क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। न्यूक्लियस में तो बेटा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, राइट, न्यूक्लियस में तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। और यहां पर क्या होता है बेटा, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर होता है रेप्लिकेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम, यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, जल्दी बताइए। ये तो साइटोसोल में होता है, क्योंकि वहां पर तो न्यूक्लियस जैसी चीज होती ही नहीं है। और हमसे पूछा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो ये किसकी है बताइए, ये क्या है, पाथवेज, ये क्या है, पाथवेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये किसकी पाथवे होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की पाथवे होती है, राइट। तो हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब चेक कर लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज, ग्लाइकोलिसिस को और हम क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे, टीसीए पाथवे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पाथवे, और नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम अप। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया है कि ग्लाइकोलिसिस को और हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे, किसके बेसिस पर, साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर ग्लाइकोलिसिस को और हम क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे, राइट। क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए। तो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर, राइट। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से डैश एटीपी इज प्रोड्यूस थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा हम एक ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन से गुजार रहे हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और यहां पर क्या हो रही है बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहां मैं करा रही हूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या करा रही हूं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो क्या बनता है यहां पर, CO2, 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। क्या यही फॉर्म होता है, जल्दी बताइए, क्या यही फॉर्म होता है। अब बात आती है यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, तो उसमें कौन कौन सी पाथवे इन्वॉल्व होती है, जल्दी बताइए। यहां पर हम देखते हैं पहली हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस, दूसरी होगी
लिंक रिएक्शन, राइट। और क्या होगी हमारी क्रेब्स साइकिल और ETS, राइट। तो यहां पर हम ग्लाइकोलिसिस में देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है बेटा, 2 ATP प्लस 2 NADH। वहीं पर लिंक रिएक्शन में हम बात करें तो यहां पर बनता है 2 NADH, राइट। क्रेब्स साइकिल की हम बात करें तो यहां पर बनता है 2 ATP 6 NADH और 2 FADH2, राइट। और ये सारे के सारे NADH और FADH2 जाते हैं ETS में, और यहां पर ETS में क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए, ETS में क्या होता है। ETS में जाते हैं 10 NADH, राइट। 10 NADH जाते हैं, कैसे 10 जाएंगे, 2 ये और 6 ये, 10 NADH और 2 FADH2। मैं बैलेंस शीट की बात करूं, किसकी बात करूं, बैलेंस शीट की, तो हम यहाँ पर बही खाता बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बही खाता। तो बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो हम क्या देखेंगे बैलेंस शीट में, जल्दी बताइए क्या देखेंगे बैलेंस शीट में। हमारे पास 3 प्रोसेस हुई, पहली हुई ग्लाइकोलिसिस, दूसरी हुई क्रेब्स साइकिल और तीसरी हुई, पहले दूसरी कौन सी होगी, लिंक रिएक्शन, और थर्ड वन इज क्रेब्स साइकिल, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक होता है तो यहां पर क्या बनता है, जल्दी बताइए। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनती है, बनती तो 4 है बट 2 क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, और 2 NADH बनता है, राइट। फिर हम लिंक रिएक्शन की बात करें तो लिंक रिएक्शन में ATP नहीं बनते बट 2 NADH बनते हैं। क्रैब साइकिल की बात करें तो 2 क्रैब साइकिल चलती है तो 2 ATP बनती है, एक क्रैब साइकिल में 1 ATP बनती है। यहां पर बेटा लिंक रिएक्शन 2 चलती है, एक लिंक रिएक्शन में 1 डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो 1 NADH बनता है, 2 लिंक रिएक्शन होगी तो 2 NADH बनेगा। यहां पर 2 क्रैब साइकिल में क्या बन रहा है, 2 ATP और 2 क्रैब साइकिल में टोटल 6 NADH बनते हैं, मतलब एक में कितने बनेंगे, 3, और टोटल 2 क्रैब साइकिल में 2 FADH2 बनेंगे, मतलब एक में कितना बनेगा, 1, राइट। अब हमें पता है कि जो एक NADH होता है, 1 NADH से हमें कितने ATP मिलते हैं, एक NADH इक्वल्स टू 3 ATP, राइट। वहीं पर 1 FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP, राइट बेटा। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये 2 NADH जो है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, मतलब जब ETS में जाएंगे तो 2 NADH कितने ATP देंगे, 6 ATP देंगे, 2 NADH कितने देंगे, 6 ATP। यहां पर भी 2 NADH कितने देंगे, 6 ATP, राइट। यहां पर 6 NADH कितने देंगे, बताइए, 6 NADH कितने देंगे, 3 6 जा कितना होता है, 18, तो यहां पर 18 ATP, और एक FADH2 2 ATP देगा तो 2 कितने देगा, 4, तो यहां पर 4 ATP। अब टोटल हम कर लेते हैं, 2 + 6 कितना होगा, 8, 8 + 6 कितना होगा, 14, 14 + 2 कितना होगा, 16, 16 + 18 कितना होता है, यहां पर आप टोटल ये कर लो 22, 22 + 16 38, राइट। कितना हो जाएगा, 22 + 16 इक्वल्स टू 38। तो यहां पर हमें टोटल 38 ATP मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 38, है ना, कितने मिल रहे हैं, 38 ATP। तो आंसर क्या होगा, 38
ATP, मतलब ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यहां पर वो एन एरोबिक पूछते, अगर एन एरोबिक होता तो एन एरोबिक में कितनी होती बेटा, एन एरोबिक की बात करें तो टोटल कितनी ATP होती, 2 ATP, कितनी होती 2 ATP। ठीक है, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस रिजल्ट्स इन। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहाँ होगा, कौन सी पाथवे में होगा, ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रैब्स साइकिल में या ETS में, जल्दी बताइए। तो क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो क्या करता है, डिहाइड्रोजनेज है, डिहाइड्रोजनेज है तो क्या कराएगा बताइए, ऑक्सीडेशन कराएगा या रिडक्शन कराएगा, डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव करा रहा है, और हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहां पर डिहाइड्रोजनेज जो है वो क्या कराता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन दिख रहा है, ये तो रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। और बेटा यहां पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पर रिमूवल ऑफ CO2 भी होती है, तो डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। आपने देखा ना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड जो होता है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। किस में होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ओके, इतना क्लियर है या नहीं। किससे बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड से। तो आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। अब बात आती है, हमने पढ़ा है कि ठीक है, यहां पर सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, और यहां पर आता है आपका क्या, ऑक्सैलो एसीटेट, राइट, यही आता है। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे एक चीज बताइए आप कि आपका जो एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज है वो यहां पर होता है या यहां पर होता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो यहां आएगा या यहां आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फिर मैं समझाऊंगी ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। बताइए क्या है बेटा, यहां पर तो आता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, कौन सा आता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, है ना। तो बेटा यहां आता है हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और यहां पर आता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। अब मैम आपने इतना ये क्यों बताया, ये हमें नहीं समझ में आ रहा, राइट। अब कई बच्चे देखते हैं डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और सिर्फ ऑक्सीडेशन लगा देते हैं, राइट। तो सी ऑप्शन लगा देंगे वो बेटा, बट आंसर क्या होगा, ए। कैसे होगा मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इस प्रोसेस में यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है,
और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। और NAD+ जो है क्या होता है, NAD+ जो है ये कन्वर्ट हो रहा है NADH+H+ में। तो यहां पर क्या जुड़ा है बताइए, H जुड़ा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए मैंने कहा यहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है, मतलब यहां पर CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2। तो ऑप्शन ए जाएगा, सी नहीं जाएगा। एक बार चेक कर लो, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा, डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, मैलिक एसिड, पायरुवेट, इथेनाइल मतलब इथेनीन, या लैक्टोज। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। कितने बच्चों का ऑप्शन ए आंसर है, कितने बच्चों का ऑप्शन बी आंसर है, कितने बच्चों का ऑप्शन सी और डी आंसर है, जल्दी बताइए। अब मैं बताती हूँ। चलिए तो बेटा जो सोच रहे हैं बेटा सभी बनते हैं, तो इधर 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 ध्यान से सुनना, ध्यान से। तो यहाँ पे मैं बात करूं क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल में बनता है क्या बताइए, मैलिक एसिड, राइट। पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, इथिलीन बनता है किसमें, यहां हम इथिलीन की बात करें या इथेनॉल बात करें, राइट। तो फर्मेंटेशन में इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनता है, राइट। क्या बनता है, इथेनॉल। वहीं पर लैक्टोज, लैक्टोज तो जो है वो सबस्ट्रेट के जैसे यूज किया जाता है, राइट। लैक्टोज जो है, ग्लूकोज जो है, इनको तो सबस्ट्रेट के जैसे यूज किया जाता है। लैक्टोज जो है पहले क्या होगा, ये डाइसेक्राइड है, ये कन्वर्ट होगा मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो ये तो सबस्ट्रेट हो गया, ये तो क्या हो गया, सबस्ट्रेट, राइट। यहां पर मैं इथेनॉल की बात कर रही हूं, ये क्या है, इथेनॉल की बात कर रही हूं। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस जो होती है बेटा, वो तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होती है। ये तो एरोबिक में एंड एनारोबिक दोनों में होती है। फर्मेंटेशन किस में होती है, एनारोबिक में। फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, राइट। ये तो सबस्ट्रेट है। बट क्रेब्स साइकिल कब चलती है बताइए, यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एरोबिक कंडीशन में। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। कितने बच्चों ने सोचा था, ये तो हमें डाइजेशन में मिलेगा ना बेटा, ये तो हमें डाइजेशन में मिलेगा, ये तो हमें कब मिलेगा, डाइजेशन में। और इसको हम फिर सबस्ट्रेट के जैसे यूज करेंगे रेस्पिरेशन में। तो जल्दी बताइए, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या आप सभी ने यही सोचा था और इसी तरीके से सोचा था क्या, पहले ये बताओ मुझे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे मैम पायरुवेट क्यों नहीं बोला आपने, बेटा पायरुवेट तो एरोबिक एनारोबिक दोनों में बनता है, ग्लाइकोलिसिस तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में चलती है, बट इन्होंने स्पेशली किस में पूछा, एरोबिक में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो क्रेब्स साइकिल जो होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चलती है, और तब क्या बनता है, मैलिक एसिड, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एनर्जी गेन्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश टाइम्स मोर देन एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इनका कहना है एरोबिक रेस्पिरेशन की जो एनर्जी है
वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कितने टाइम ज्यादा होती है, जल्दी बताइए। अब मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो कितने एटीपी बनते हैं, जल्दी बताइए। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी। अब मुझे बताओ यहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एरोबिक रेस्पिरेशन कितने टाइम ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन करता है, कितने एटीपी गेन होते हैं, कैसे निकालोगे, जल्दी बताइए। तो यहां पर हमने क्या करा, 38 डिवाइडेड बाई 2, तो 19 टाइम्स, राइट। कितने टाइम, 19 टाइम, मतलब 19 गुना ज्यादा है। अगर ये 2 एटीपी बना रहा तो ये 38 एटीपी बना रहा है, मतलब 19 गुना ज्यादा एटीपी का गेन होता है किसमें, जल्दी बताइए, हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में। किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो बताइए आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहां पर 19 टाइम्स more energy gain during aerobic respiration, राइट। चलिए तो एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? देखिए बेटा, क्वेश्चन लगाने से ठीक है आप लगाते हो, बट क्या इस तरीके से लगाते हो आप, क्या रट लेते हो बस? मैं पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ प्रॉपर मेथड के साथ, राइट। ये मेथड आपको बुक्स में भी एक्सप्लेन नहीं की जाएगी, जो मैं आपको करा रही हूँ कि क्यों ऑप्शन ए नहीं आंसर होगा, क्यों ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, क्यों सी आंसर होगा और क्यों डी आंसर नहीं होगा, राइट। सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो ये होता है कि ये आंसर क्यों नहीं है, रादर देन ये आंसर क्यों है, राइट। क्यों है वो तो पता होता है, हम फंसते हैं कहाँ, जब दो ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्यों नहीं, ये क्यों, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्यों नहीं है, तब जाकर हम करेक्ट आंसर करेंगे, राइट। चलिए तो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, और इससे पहले सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी है। चलिए तो अब देखिए, कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो बेटा यहाँ कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, और हमें क्या करना है, इनकी जोड़ी बनानी है। क्या बनानी है, जोड़ी। तो बना लेते हैं, जोड़ी बनाने में तो हम माहिर हैं, बना देते हैं जोड़ी। चलिए कैसे बनाएंगे जोड़ी, इनका कहना है फैट्स मेड ऑफ 3 फैटी एसिड चेन्स अटैच टू ग्लिसरॉल। बिल्कुल हमने ये तो बोला कि फैट में क्या होता है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। कहाँ पढ़ाया था मैंने, बायोमोलिक्यूल में। कहाँ पढ़ाया था, बायोमोलिक्यूल में। तो इसे हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राई मतलब तीन क्या है यहाँ पर, फैटी एसिड है, तो ये हो गया हमारा ट्राइग्लिसराइड, मतलब 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, राइट। फिर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस मेटाबोलाइट मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल, ठीक है। तो उनका कहना है ग्लाइकोलिसिस मेटाबोलाइट मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल। आप बड़ी कंफ्यूज हो रही होगी इसमें बच्चे कि मैं इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे, ग्लाइकोजन कहेंगे या ग्लूकोज कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन में मुझे क्या करना है पता है। देखिए अब इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप, बट 2 ऑप्शन अभी और है हमारे, पहले उनको हम देख लेते हैं। अब इनका कहना है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ये तो सभी को पता है कि ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म क्या होता है, ग्लाइकोजन, मतलब ये सी ऑप्शन हो गया हमारा, है ना। अब देखिए कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये तो सभी को पता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा,
डी ऑप्शन। कितना इजी है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया था ग्लिसरॉल्डिहाइड, बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कैसे लगा सकते हो पता है। चलो इसको छोड़ दिया, ये दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं, इनको तो हमें पता है, ये हमारा आ गया। तो हमने क्या बनाया जल्दी बताइए, कोड क्या बनाया 3, उसके बाद क्या होगा 2, 3 2 1 4, 3 2 1 4, राइट। चलिए तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 2 1 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 2 1 4। ओके चलिए, तो 3 2 1 4 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन बी है 3 2 1 4। क्या आपका भी यही आंसर आया है 3 2 1 4? चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक भी बच्चा अपना आंसर, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, बट करना जरूरी है, क्योंकि आपकी आदत में होना चाहिए, हमेशा पैसे मत हो, है ना, आपको पहले अपना पता होना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्या है, आप वेट कर लोगे मैडम तो बता रही है, बता देगी, हम क्यों करें, तो बेटा इसमें क्या होगा, आप अपना दिमाग चलाना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, और कंप्लीटली मुझ पे डिपेंड हो जाओगे। और मैं नहीं चाहती कि आप कंप्लीटली डिपेंड हो, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मैंने जो पढ़ाया पहले उसको यूज करके अपना आंसर निकाले पहले, अगर कहीं गलत होते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखिए अब आपने जैसे कोई आंसर किया, आपका गलत हुआ, मैंने आपको बताया, अब आपके मन में ये आ जाएगा कि मैंने ये क्या सोच कर लगाया था, है ना। अब हमेशा आपके पास एक मेमोरी बन जाएगी उस चीज की कि ये जो है मैंने गलत सोचा था, ये मैम ने ऐसा क्यों बताया। तो बेटा हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन हमारे एक बार गलत होते हैं और उसका हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ना, तो वो क्वेश्चन हमारा फिट हो जाता है। अगर मैं आपने नहीं सॉल्व किया होता, अभी आपने ना ही गलत ना सही कुछ नहीं बताया, बट आपने मेरा क्वेश्चन देख लिया, अब आपके अंदर कुछ ही आपने दिमाग ही नहीं चलाया कि ये क्यों गलत हुआ, मेरा क्यों सही हुआ, क्यों ये आंसर है, कुछ नहीं ना, तो आपने वही फिट कर लिया। अब उसको भूलने के चांसेस ज्यादा है रादर देन जो आपने सॉल्व किया था और आपका गलत हुआ सही हुआ जो भी हुआ उसको याद रखने के, राइट। तो हमेशा मैं बोल रही हूं तो उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है, तभी मैं बोलती हूँ, अदरवाइज आपको कुछ भी ऐसे ही करने को नहीं बोलती। मेरे को कमेंट सेक्शन में आपके धड़ाधड़ मैसेजेस नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है ना। मैं क्यों करा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर क्लास में भी बैठी हूँ ना, तो मैं मेरे बच्चों को पैसे कभी नहीं करूंगी, पहले सॉल्व करो, आंसर बताओ, क्यों आपका आंसर ये है, पहले पूछूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी। बच्चा जहां गलत है करेक्ट कर दूंगी। हमेशा बच्चे जो है वो उनको पता, अरे मैम आपने ऐसा समझाया था, मैंने ये समझा था, ये मेरा गलत कॉन्सेप्ट था, आपने उसको करेक्ट करा, मेरा यही का यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ गया। उनका वो कॉन्सेप्ट वैसे का वैसा जो है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, और वो मेमोरी जो है ना, जैसे ही क्वेश्चन देखोगे वो सारी की सारी जो कंडीशन बनी थी उस टाइम पे वो फिर से आपके सामने आ जाएगी और आप अलर्ट हो जाओगे, राइट। तो यही आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। आप सभी करोगे ना, पक्का। चलिए बेटा, तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्या दिख रहा है मैम, ये तो हमें दिख रही है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या दिख रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मैम आपने कैसे पहचाना, देखिए बेटा यहां पर पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आखिरी में वो क्या हो रहा है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल होता है, और पायरुविक एसिड इथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है, एनएरोबिक कंडीशन में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, राइट। ओके समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इनको कहना है, इनका ये कहना है कि एंजाइम्स 1 और 2 आपको बताना है, ठीक है, हम बता देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ पर पायरुविक एसिड से बन रहा है एसिटाल्डिहाइड, एक एसिड है, दूसरा क्या है, एल्डिहाइड है, राइट। तो एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। वो अभी छोड़ो, यहां पर देखिए एक CO2 निकल रहा है, CO2 निकलने की प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, राइट बेटा। अब सिंपल सी बात है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कौन सा एंजाइम आएगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा। कौन सा आएगा, डीकार्बोक्सिलेज। अब डीकार्बोक्सिलेशन किस में हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड में हो रहा है, पायरुविक एसिड में हो रहा है, या इथेनॉल में हो रहा है। बेटा
पायरुविक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तब बना एसिटैल्डिहाइड। मतलब यहां पर जो एंजाइम आएगा वो आएगा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्या आएगा? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो यहां पर तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, अल्कोहल डीकार्बोक्सिलेज है, तो ये तो दो हमारे इनकरेक्ट हो गए। अब यहां पर तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बट अभी उसको छोड़ दो। यहां पर देखो, अब एसिटैल्डिहाइड जो है बेटा वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। एल्डिहाइड इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब फिर से क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैसे पहचानोगे? यहां पर NaDH2 जो है NaD+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहां पर NaDH का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन +H+ निकला, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर एल्डिहाइड से अल्कोहल बना, इथेनॉल बना, तो ये क्या हो रहा है बताइए? रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर कौन सा एंजाइम आएगा? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा आएगा? डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा डीहाइड्रोजिनेज? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा मैं बोल रही हूँ कि इस तरीके से कोई नहीं समझाता है ना, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल देते बच्चे, इतना कंफ्यूज, मैं तो बोल रही हूँ, मैं खुद कंफ्यूज होती थी अपने टाइम में कि भाई ऑक्सीडेशन बोल दिया, रिडक्शन बोल दिया, समझ में ही नहीं आ रहा। फिर हम दिमाग लगाते थे कि भाई एल्डिहाइड है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, उल्टा रिवर्स रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां दोनों प्रोसेस हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। तो कौन सा एंजाइम आएगा? डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? दो वर्टिब्रेट्स आर एरोब्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एरोब्स होते हैं। बट देयर डैश शो एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग दिस dash of skeletal muscle fibers is broken down to release lactic acid energy. Lactic acid if accumulate cause muscle fatigue. बहुत हैवी हो गया ना, कुछ समझ नहीं आया मैम, क्या बोल दिया आपने? प्लीज आप बिल्कुल बेसिक से समझाओगे क्या? तो बिल्कुल मेरी एग्जाम्पल ले लो, है ना। चलो मेरा एग्जाम्पल ले लो। सोचो भाई कि मैं जिम नहीं जाती, बिल्कुल जिम विम नहीं जाती, मैं कोई मेहनत नहीं करती, कुछ नहीं करती। ऑल्दो आपको पता है कितनी मेहनत करते हैं, राइट, बट समझ लो कि हम कोई मेहनत नहीं करते हैं। अब मेरे को ना काफ़ी चस्का चढ़ा कि नहीं यार अच्छा फिजिक करना है, जिम विम जाते हैं, है ना। तो अपने आप को मोटिवेट किया सुबह उठने के लिए जल्दी, कि भाई सुबह जल्दी उठो, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, जिम जाते हैं, अच्छा फिजिक बनाते हैं। ठीक है भाई, हम चले गए जिम। फर्स्ट डे तो काफ़ी लेग्स लगाए, ठीक है, अपर लोअर सब लगाया मैंने, ठीक है, मज़ा आया। दूसरे दिन हालत टाइट, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया यार, उठ ही नहीं रहा हाथ, ना पैर चल रहा है। अब तो ऐसे हो गए कि पैर भी बिल्कुल बस जाम हो गए, हाथ भी जाम हो गए। क्यों भाई? नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में अब आपने आपकी मसल से ज़्यादा काम कराया। क्या काम कराया? ज़्यादा काम कराया। या भाग लो, है ना, चलो जिम में मत जाओ, भाग लो। पैर में क्या हो जाएगा? पैर जाम हो जाएंगे, पैर जो है उसमें क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा, चलते नहीं बनेगा, काफ़ी दर्द होगा। ये क्यों हो रहा है? नॉर्मली आप दौड़ते नहीं थे, नॉर्मली आप जिम नहीं जाते थे, आपकी मसल जितना काम कर रही है, जितना उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो उतना उसका रोज वो ले रही है और आपकी मसल उतना काम कर रही है। अब आप डेली के कंपैरिजन में मसल से ज़्यादा काम कराओगे तो आपकी बॉडी के अंदर एनएरोबिक कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी? एनएरोबिक कंडीशन। अब एनएरोबिक कंडीशन बनेगी तो आपका बॉडी जो है वो एनएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। क्या करेगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और बनेगा लैक्टिक एसिड,
लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा और पेन फील कराएगा, है ना। मीठा मीठा जो दर्द है वो आपको क्या होगा, फील होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए इन्होंने क्या है, दो वर्टिब्रेट्स आर एरोब, हम एरोब्स हैं, है ना, बट देयर स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल कौन सी होती है बेटा, जो हमारे बोन्स के किसमें है बताइए, स्केलेटल जो सिस्टम है, हमारे जो बोन्स एंड कार्टिलेज जो है उसके कांटेक्ट में जो मसल्स है वो कौन सी होगी, हमारी स्केलेटल मसल। तो ये जो मेरे हाथ की मसल है, पैर की मसल्स है, जिनके थ्रू मैं मूव कर पा रही हूँ, मेरा हाथ मूव कर पा रहा है, राइट, तो ये कौन सी मसल्स होगी, स्केलेटल मसल। अब ये जो स्केलेटल मसल्स है, अब ये स्केलेटल मसल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है। क्या करने लगती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर ये क्या है, स्केलेटल मसल, क्या है, स्केलेटल मसल। क्या करती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। नॉर्मल एक्सरसाइज में नहीं होगा, कब होगा, हैवी एक्सरसाइज में। ड्यूरिंग दिस क्या होगा, ड्यूरिंग दिस ग्लाइकोजन ऑफ स्केलेटल मसल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज लैक्टिक एसिड या ग्लूकोज। अब यहां पर बड़े बच्चे कंफ्यूज होंगे। पहला ये तो क्लियर है, मसल जो है, स्केलेटल मसल जो है हैवी एक्सरसाइज है, तो अब बच्चे सोचेंगे ए ऑप्शन। अब यहां पर कंफ्यूज होंगे, ग्लूकोज होगा या ग्लाइकोजन होगा, यहां पर कंफ्यूजन होगी, है ना। ये तो हमने कैंसिल कर दिया किस पे, माइल्ड एक्सरसाइज पे बेटा लैक्टिक एसिड नहीं बनता, कार्डियक मसल नहीं करती, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब घूमेंगे कहां पर बताइए, ये दोनों जगह पर, क्योंकि बच्चों को पता है कि भाई बॉडी में ग्लाइकोजन भी होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, और हमने पढ़ा कि बेटा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। पहले तो ग्लाइकोलिसिस होगी तो पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट जो है एनाएरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, तो बनेगा क्या, जल्दी बताइए, लैक्टिक एसिड और एल्कोहल। तो आंसर क्या होगा, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? तो बेटा हमने क्या पढ़ा है कि भाई ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के दौरान पर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट जो है वो फर्मेंटेशन करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है और लैक्टिक एसिड बनता है। तो आपको ग्लाइकोजन के बारे में सोचना ही नहीं है, तो ऑप्शन ए मैं ऑलरेडी वैसे लगा चुकी हूँ, वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैटेगराइज द गिवन इक्वेशन अंडर रिस्पेक्टिव फेजेस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर C6H12O6 है, मतलब ग्लूकोज है, NAD प्लस है, 2 ADP है, प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यहाँ पर C3H4O3 बन रहा है, 2 ATP बन रहा है, 2 NADH प्लस 2H प्लस बन रहा है। अरे भाई ये तो ग्लाइकोलिसिस है, क्या है ये, ग्लाइकोलिसिस। सभी ने पहचान ली थी क्या मेरे जैसे, जल्दी बताइए, क्या सभी ने पहचान ली थी, 5 सेकेंड की जरूरत भी नहीं थी। दूसरा, पायरुविक एसिड जो है 4 NAD प्लस 1 FAD प्लस और 2 H2O प्लस 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में 3 CO2 निकालता है, 4 NADH प्लस H प्लस बनाएगा प्लस ATP प्लस FADH2। भाई ये प्रोसेस तो जानी पहचानी लग रही है बेटा। यहाँ पर इन्होंने पता है क्या किया है, लिंक रिएक्शन प्लस 1 क्रैब साइकिल जोड़ दी, तभी तो देखिए पायरुविक एसिड जो है पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में जोड़े कन्वर्ट होगा, एक NAD प्लस बनेगा, राइट, एक NAD प्लस से NADH बनेगा, 3 NAD प्लस से 3 NADH क्रैब साइकिल में बनते हैं, और एक डिकार्बोक्सिलेशन होता है लिंक रिएक्शन में, 2 डिकार्बोक्सिलेशन होगा क्रैब साइकिल में, तब जाकर यहाँ 3 बार डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर आ गई आपकी लिंक रिएक्शन
प्लस क्रैब साइकिल मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट बेटा? क्या आ गई? एरोबिक रेस्पिरेशन। सभी को चमका इतना। नेक्स्ट है पायरुवेट। सबको इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, C2H5OH, सबको पता है। तो C2H5OH क्या है? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल, राइट? तो यहां पर पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो हो गई हमारी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या हो गई? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कितना इजी था, राइट? क्या बच्चे कंफ्यूज हुए इतनी भारी भरकम रिएक्शन को देखकर? मैं तो नहीं हुई और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे बच्चे भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, है ना? चलो तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से बेटा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी जगह वो और क्या दे सकते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या दे सकते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम देख लेते हैं क्या दिया उन्होंने आगे ऑप्शन में। तो पहला कह रहे हैं वो ग्लाइकोलिसिस। क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्रैब साइकिल तो नहीं है, ग्लाइकोलिसिस है। दूसरा दिया है फर्मेंटेशन, तो ये भी गलत हो गया, फर्मेंटेशन तो था नहीं। क्रैब साइकिल आपके एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने सिर्फ क्रैब साइकिल दिया है, लिंक रिएक्शन उसमें ऐड नहीं की है बेटा। पायरुविक एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में लिंक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है, बट आपके एनसीईआरटी ने लिंक रिएक्शन की बात ही नहीं करी, तो वो डायरेक्ट क्रैब साइकिल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है? क्रैब साइकिल। और आखिरी का फर्मेंटेशन है, कौन सा फर्मेंटेशन? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर चेक कर लीजिए। बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द, हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है और सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। ठीक है, बहुत 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 इजी है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। कितना इजी पीजी क्वेश्चन दिया मैम आपने, है ना? मैं भी सोच रही हूँ यार कहाँ मेरे बच्चे इतने एडवांस और कहाँ मैंने क्वेश्चन दे दिया इतना बेसिक। ठीक है, बट बेसिक क्वेश्चन करना भी ज़रूरी होता है ना बेटा, भूल जाते हैं। इसीलिए TCA साइकिल मतलब क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ये कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, तो ये बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन है ETS। ETS कहाँ चलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो हमारा क्या होगा? 3 to 1। हमारा क्या है आंसर? 3 to 1। तो जल्दी से हम लगा लेते हैं 3 to 1। कहीं दिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी ऑप्शन है हमारा 3 to 1। क्या आप लोगों का भी यही आंसर था? बी ऑप्शन क्या आपका भी यही आंसर था? जल्दी बताइए। तो बेटा अभी तक 15 क्वेश्चन में से 15 कितने लोगों के सही हुए? सही से बताना, झूठ मत बोलना बिल्कुल मेरे से। ओके, जैसे कि हमने ETS में पढ़ा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? जल्दी बताइए। ऑक्सीजन, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A2 है, A2 पढ़ा है क्या? या साइटोक्रोम A3? जल्दी बताइए। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए हमारी घड़ी भी थोड़ी सी तेज चली है ना? वो हमारे हिसाब से चलती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्या होगा? करेक्ट आंसर। बेटा आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ETS का, वो कौन होगा? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन, राइट बेटा? तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बेटा हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल। चलो ATP मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। विल बी जनरेटेड इन द प्लांट सिस्टम ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 40 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ओ भाई साहब, अब तो बड़े गड़बड़ हो गई, हमसे तो होगा ही नहीं, है ना? यही सोच के बैठ गए। अभी कराती हूँ, आ जाओ जल्दी जल्दी। तो देखिए 1 ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने बनते हैं?
जल्दी बताइए 38 एटीपी। तो क्या करना है, कौन सा बड़ा, हमें एक बहुत बड़ा एक नया रिएक्शन बनानी है या कोई नई एक मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है? नहीं ना, है ना, बेसिक है। तो हमारे पास 40 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। क्या है? 40 ग्लूकोज है। तो एक ग्लूकोज कितने बनाता है? 38। तो 40 कितने बनाएगा? 40 इंटू 38 एटीपी। कितना इजी पीजी क्वेश्चन था। सच्ची में मैम इतना इजी था क्या? बेटा मैंने कोई जादू नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स की। अब निकाल लो, क्या करोगे जल्दी बताइए। 4 8 जा कर लो या 8 4 जा कर लो। 8 4 जा 32, 32 का 2 कैरी ओवर कितना होगा? 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, एक 0 लगा लो। 1520 कोई सा आंसर है क्या? क्या 1520 आंसर है? एक मिनट, क्या बोला है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक कितने होगा? ठीक है, तो 4 3 जा कितना होगा? देखो 4 3 जा कितना होता है, जल्दी बताइए। सिंपल सा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 4 जा कर लो तो कितना होगा? 32 होगा या 38 होगा? जल्दी बताइए। 32 होगा ना? किसी बच्चों को कंफ्यूजन? 36 तो नहीं सोच रहा कोई? जल्दी बताइए कितना होगा? 32। अब 32 हो गया, कैरी ओवर कितना जाएगा? 3, 3 4 जा कितना होता है? 12 प्लस 3 कितना होगा? 15 प्लस एक 0, ये वाला 0। तो समझ में आया कैसे आया ये? अब बड़ी दुविधा की बात, बड़ी दुविधा की बात, मैम 520 तो कोई सा आंसर ही नहीं दिख रहा। 180 है, 360 है, 440 है और 3040 है। मैम आप ना बायो ही पढ़ाया करो, मैथ्स नहीं आती आपको, पिटाई लगा दूंगी अभी। देखो 2 सटल सिस्टम होते हैं, मैंने पढ़ाया कि नहीं? 2 सटल सिस्टम होता है, एक होता है मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम और दूसरा होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम। जो बच्चे अपने भाई बहन, पुराने भाई बहनों की बुक यूज कर रहे होंगे तो उनके एनसीईआरटी में लिखा होगा 38 एटीपी बनते हैं। एक एरोबिक रेस्पिरेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 एटीपी बनते हैं। कुछ बुक में लिखा होगा 38 एटीपी। तो आप घूम रहे होगे कि भाई कौन सा आंसर सही है? तो बेटा दोनों सही है, 38 एटीपी भी सही है, 36 एटीपी भी सही है। बट डिफरेंस क्या है? 2 प्रकार की, हमारे लेवल पे हम 2 प्रकार की पढ़ते हैं, और भी होती है, ठीक है। 2 सटल सिस्टम पढ़ते हैं। पहली पढ़ते हैं मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, दूसरी पढ़ते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम। मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम जो है उसमें NADH जो होता है बेटा वो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है मैट्रिक्स में जाके, राइट। दूसरे में ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम में कौन जाता है? FADH2 जाता है, उसका होता है, राइट। एक FADH2 से 2 ATP मिलता है, एक NADH से 3 ATP मिलता है। अगर FADH जाएगा तो एक ATP कम होगा ना, कम ATP बनेगा। किसके कंपैरिजन में? NADH के कंपैरिजन में 2 FADH2 होता तो 2 ATP कम हो जाएगा। तो 38 में से 2 ATP कम हो रहा है, मतलब 36 ATP बन रहा है, राइट। तो ये 38 ATP जो है बेटा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना वो चले जाना है ETS वाले में, समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये किस में हो रहा है? मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम में। किस में? मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। अब बच्चों को आंसर ही नहीं मिला होगा तो उनको लगेगा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैडम ने गलत करा दिया। अब दूसरा देखो, दूसरा करते हैं। 1 ग्लूकोज जो है वो कितने एटीपी देता है? 36 एटीपी देता है। ये कौन सा सटल सिस्टम है बेटा? ये है हमारा ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम। क्या है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम, राइट बेटा। अब तो नहीं बोलोगे कि मैम मैथ्स नहीं आती आपको। चलिए, मैम ऑलराउंडर है, मैम को सब आता है। अब देखिए कितने मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के? 40। तो 40 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हम लेंगे, क्या लेंगे? 40 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लेंगे। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 बना रहा था,
तो 40 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 40 इंटू 36 एटीपी कर दो, कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त, बताइए। तो हम कर लेते हैं 36 इंटू 40, कैसे निकालोगे, 4 6 ज़ा 24, 4 कैरी ओवर 2, 4 3 ज़ा 12 प्लस कितना होगा 12 प्लस 2, जल्दी बताइए 12 प्लस 2 14, कितना होगा 14, 1 0 यहाँ लगा लिया तो 414 हमारा आंसर आ रहा है, कितना 14 40 80p। अब बताओ क्या ये आंसर मिल रहा है आपको, बताइए क्या आपको ये आंसर मिल रहा है, मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है ना, ऑप्शन सी दिख रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात करी है इन्होंने, बताइए, यहाँ पर इन्होंने बात करी है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम की, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो आंसर होगा ये कब होगा, जब कौन सा वर्क करेगा बताइए, जब मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम वर्क करेगा तो 40 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 1520 एटीपी बनेंगे, वहीं पर जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम वर्क करेगा तो 1440 एटीपी फॉर्म होंगे या प्रोड्यूस होंगे, राइट बेटा। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है द बैलेंस शीट फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस हैज बीन गिवन बिलो, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक फॉर P Q R एंड S। X स्टैंड फॉर नील, यहाँ पर X का मतलब है नील, हम पहले ही इस पे नील लिख देते हैं, यहाँ है नील, राइट ओके, दो ही क्या थे X थे। अब इनका कहना है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन और यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन की बात करिए, मतलब यहाँ पर एटीपी हमें इस प्रोसेस में देनी पड़ी और मतलब खर्च करनी पड़ी, और यहाँ पर एटीपी बनी मतलब प्रोड्यूस हुई, ये उसकी बात हो रही है। तो बेटा ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो मैंने कहा जब जब फॉस्फेट लेकर आएंगे तब तब हमें एटीपी देनी पड़ेगी, मतलब लगेगी, मतलब यूटिलाइज होगी। तो यहाँ पर P क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, राइट। आप देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, मतलब फिर से एक फॉस्फेट आ रहा है, मतलब एटीपी लगेगा या मिलेगा, लगेगा। तो यहाँ पर ये देखो 1 लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो यहाँ Q की जगह पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता एटीपी का, मतलब X मतलब नील, यहाँ पर तो नील एटीपी प्रोड्यूस होगा। फिर जब दो मॉलिक्यूल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कन्वर्ट होंगे किसमें 3PGA, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक G3P जो है 1,3PPG में कन्वर्ट होता है तो एक NADH बनता है, दो कन्वर्ट होंगे तो दो NADH बनेंगे, और जब 1,3PPG 3PGA में कन्वर्ट होता है तो एक मॉलिक्यूल जब कन्वर्ट होता है तो एक ATP बनता है, दो मॉलिक्यूल यहाँ लिखे तो कितने बनेंगे 2 ATP। तो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं ना, तो यहाँ पर R क्या होगा 2, क्या होगा 2, राइट। फिर यहाँ पर आ रहा है कि 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक एटीपी बनता है। मैंने बोला था जब फॉस्फेट आता है तो एटीपी देना पड़ता है, जब फॉस्फेट जाता है तो एक एटीपी मिलता है। तो यहाँ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में फॉस्फो ग्रुप है, यहाँ पर फॉस्फो नहीं है, मतलब पायरुवेट गया, यहाँ पर फॉस्फो ग्रुप गया, जाएगा तो एटीपी मिलेगा। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी मिल गए, और S क्या यूटिलाइजेशन हुआ, नो, मतलब ये S क्या होगा X, मतलब नील। तो हमसे PQRS पूछा है, P 1 होगा, P के बाद Q X 1X, फिर क्या होगा 2X, 1X 2X, 1X 2X हमारा क्या है आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं 1X 2X की तरफ। चलिए चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं 1X 2X,
1x 2x कहाँ है? ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल 1x 2x। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट, चलिए, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। जल्दी 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 सबका आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप। जल्दी बताइए, मैंने क्या बोला था? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए मुझे कितने CO2 मिलेंगे, मतलब इवॉल्व होंगे, और कितने ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। मतलब यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व रिलीज, कुछ भी बोल दो, और यहां नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। यही था क्या? नहीं। और मैंने कैसे याद रखाया था? आपको पता है रेस्पिरेशन में CO2 निकलती है, ऑक्सीजन क्या होती है? लगती है। ये तो सबको पता होता है। कंफ्यूजन होते हैं इस फॉर्मूले में कि ऊपर CO2 आएगा या ऑक्सीजन आएगा, बाकी तो ये तो हम जोड़ देंगे। तो बेटा मैंने क्या बोला था? यहां पर 1 और 2 3 है, तो यहाँ 3 एटम है। CO2 में कितने एटम है? 3 एटम, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने एटम है? 2 एटम है। अब 3 एटम ज्यादा होते, ज्यादा वाले को ऊपर रख दो, कम वाले को नीचे रख दो, आंसर आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर CO2 इवॉल्व, O2 टेकन, CO2 इवॉल्व, O2 टेकन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। राइट, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। सोचा था कि नहीं? ये जल्दी बताइए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑर्गेनिक एसिड आर इन ऑर्डर। तो मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन का जो RQ होता है वो होता है 0.9, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? लेस देन 1। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का पूछा, तो कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होता है वो क्या होता है? 1। राइट, वहीं पर हम बात करें नेक्स्ट किसका पूछा? फैट का। फैट्स का क्या होता है? 0.7। और ऑर्गेनिक एसिड की पूछा है इन्होंने। ऑर्गेनिक एसिड का होता है ग्रेटर देन 1। क्या होता है? ग्रेटर देन 1। तो इनका होता है ग्रेटर देन 1। तो क्या मैं 0.9 को लेस देन 1 नहीं लिख सकती? ऐसा साइन नहीं बना सकती क्या? मैं कार्बोहाइड्रेट को तो 1 ही लिखूंगी। क्या 0.7 को मैं लेस देन 1 नहीं लिखूंगी? बिल्कुल लिख दूंगी। और यहाँ तो मैंने ग्रेटर देन 1 लिखा है, तो क्या होगा हमारा? लेस देन, ठीक है, फिर 1, फिर लेस देन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। देखिए, लेस देन, 1, लेस देन, ग्रेटर देन, आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्या आपका भी यही आंसर आया था? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिया? जल्दी बताइए। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। राइट बेटा, जल्दी बताइए 20 आउट ऑफ 20 किसके सही है? मेरा आज का विनर कौन है? जल्दी बताइए। सारे बच्चे सही सही बोलेंगे, झूठ कोई नहीं बोलेगा। अपने फ्यूचर के साथ किसी को नहीं खेलना। चलिए, तो आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूं। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज
लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा जिसमें किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लेकर आए हैं यहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बनने वाली है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम यहाँ पर स्टेट बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कराते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको 100% फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।